इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम पर इंडियन कार मार्केट में एग्जिस्ट तो नहीं करती है, पर हम सब उन गाड़ियों को मिस करते हैं। कुछ ऐसी गाड़ियां जो बहुत कैपेबल थी, बहुत नेक्स्ट लेवल थी, पर फिर भी उन्हें कार मेकर्स ने इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया। कुछ ऐसी गाड़ियां जो मेरे और आपके जैसे कार लवर्स की फेवरेट थी और कभी ना कभी फ्यूचर में उसे खरीदने का हम सब ने प्लान बनाया था, पर अफसोस आज के टाइम पर वो गाड़ियां मिलती ही नहीं है इंडियन मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कार मेकर्स ने उन आइकॉनिक गाड़ियों को बिना किसी रीजन के ही डिसकंटिन्यू कर दिया। हर एक गाड़ी जिसे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे उसे बहुत ही तगड़े रीजन के वजह से डिसकंटिन्यू करा गया है। तो आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली गाड़ी इस लिस्ट में टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली हेक्सा एक MPV/SUV थी। इसमें 4x4 तक का ऑप्शन भी देखने को हमें मिलता था। अगर इंजन की बात करें तो टाटा मोटर्स हेक्सा में दो टाइप के इंजन ऑफर करते थे। सबसे पहला 2.2 लीटर्स की 320 वेरिकोर इंजन जो 150 PS की पावर के साथ 320 Nm की टॉर्क जनरेट करती थी, और दूसरा इंजन था 2.2 लीटर्स का वेरिकोर 400 डीजल इंजन जो 156 PS के पावर के साथ 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। लुक्स के मामले में हेक्सा बहुत ही भयानक लगती थी दिखने में। अगर आज भी मुझे रास्ते पर कभी हेक्सा दिख जाती है तो मैं सिर्फ उसे देखते ही रह जाता हूँ। ये इसलिए क्योंकि हेक्सा की रोड प्रेजेंस बहुत ही कमाल की थी। ऐसे ही इस गाड़ी को टैंक के नाम से नहीं बुलाया जाता था, लेकिन सब कुछ अच्छा था हेक्सा में। तो टाटा मोटर्स ने 2019 में इस गाड़ी को अचानक से बंद क्यों कर दिया? इसके पीछे मल्टीपल रीजन है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इसके लो सेल्स। टाटा हेक्सा की इंडियन मार्केट में दो सबसे बड़ी राइवल्स थी, महिंद्रा की XUV 500 और टोयोटा की इनोवा। इन तीनों गाड़ियों में इनोवा सबसे टॉप पर ही हमेशा रहती थी सेल्स के मामले में। उसके बाद XUV 500 सबसे ज्यादा सेल्स करती थी, लेकिन हेक्सा अपने पूरे लाइफ टाइम में XUV 500 और इनोवा को कभी भी बीट नहीं कर पाई। टाटा मोटर्स ने हेक्सा को बेचने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने लिटरली एक एयरबस को खिंचवा दिया था ताकि हेक्सा की टोइंग कैपेबिलिटी हम लोगों को पता चल सके, लेकिन क्योंकि पहले टाटा मोटर्स के साथ बहुत सारे रिलायबिलिटी इश्यूज थे, इसलिए इंडियन कार बायर्स को इन एड से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, जिसके वजह से इतनी अच्छी गाड़ी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अगली गाड़ी हमारे लिस्ट में है फोक्सवैगन पोलो। आज तक जितनी भी हैचबैक्स इंडिया में लॉन्च हुई है उन सब में से मेरी ये सबसे ज्यादा फेवरेट थी, क्योंकि इसमें एक 1.2 लीटर्स का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता था जिसका परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल था। साथ ही पोलो की लीजेंडरी DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को हम कैसे भूल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट गियरबॉक्स आज तक किसी भी हैचबैक्स में यूज हुई है। VW पोलो में एक 1.6 लीटर्स की पेट्रोल इंजन भी आती थी जो इंडियन कार बायर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुई थी। इन इंजन की पावर आउटपुट तो कमाल की थी, साथ ही ये बहुत अच्छा खासा माइलेज भी निकाल कर देती थी। VW वालों ने पोलो को इंडिया में सबसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया था। इनिशियली पोलो ठीक ठाक सेल्स कर रही थी, लेकिन टाइम के साथ लोगों का इंटरेस्ट इस गाड़ी की तरफ कम होता चला गया। ऐसा नहीं है कि लोगों को पोलो पसंद नहीं थी, पर क्योंकि मार्केट में नया नया SUVs का ट्रेंड आया था, इसलिए हैचबैक्स के सेल्स बहुत कम हो गए थे। बाद में VW वालों ने पोलो का 5th जनरेशन इंटरनेशनली तो लॉन्च किया, लेकिन उसे इंडिया में कभी नहीं लाया। कार एंथुसियास्ट के बीच आज भी पोलो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसके डिजाइन से लेकर बिल्ड तक, परफॉर्मेंस से लेकर प्रीमियम इंटीरियर्स तक सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। लेकिन क्योंकि VW वालों ने पोलो को टाइम के हिसाब से कभी अपडेट ही नहीं दिया, इसलिए लोगों को पोलो अब थोड़ी सी पुरानी लगने लगी थी। और जब इंडिया में BS6 नॉर्म्स आने वाले थे तब VW वालों ने सोचा कि पोलो को BS6 नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इंडियन मार्केट में मिलने वाली बाकी हैचबैक्स के मुकाबले ये ऑलरेडी महंगी थी, क्योंकि ये एक प्रीमियम हैचबैक थी। और BS6 के अपडेट्स के बाद पोलो और भी ज्यादा महंगी हो जाती। एक रीजन और था पोलो के इंडियन कार मार्केट से गायब होने के पीछे, वो था VW का इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी। अब VW वाले इंडिया में गाड़ियों को कंप्लीटली प्रोड्यूस करना चाहते थे, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस था उनका, जिसके मदद से वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां बनाई जा सके इंडियन मार्केट के लिए। इन सब रीजंस के वजह से पोलो इंडियन कार मार्केट से हमेशा के लिए चली गई, लेकिन हमारे दिल में पोलो आज तक है। मेरे लिए हैचबैक शब्द का मतलब ही पोलो है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली गाड़ी हमारे लिस्ट में है रेनॉल्ट डस्टर। बाय चांस अगर आप रेनॉल्ट डस्टर नहीं जानते हो तो आज के टाइम पर क्रेटा जिस सेगमेंट को रूल कर रही है, मतलब राज कर रही है जिस सेगमेंट पे, उसी सेगमेंट पे रेनॉल्ट डस्टर एक टाइम पर राज करा करती थी। यही वो गाड़ी थी जिसने इंडियंस को कॉम्पैक्ट SUV क्या होता है ये बताया। 2012 में जब रेनॉ वालों ने डस्टर को इंडिया में लॉन्च किया था तो लोग लिटरली पागल हो गए थे, क्योंकि इसमें आपको डिजाइन बहुत अच्छा देखने को मिलता था। डस्टर का इंटीरियर स्पेस भी बहुत अच्छा था। इसमें 1.6 लीटर्स की डीजल इंजन आती थी जो फर्दर दो वेरिएशंस में आते थे। एक 85 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी, और एक 110 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और भी बहुत सारे इंजन डस्टर में आते थे, जैसे 1.6 लीटर्स की पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर्स की डीजल इंजन वगैरह वगैरह। बाद में रेनॉ वालों ने डस्टर में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दे दिया था। इनफैक्ट चीजों को और एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए रेनॉ वालों ने डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव का भी वेरिएंट डाल दिया था। इंडियंस के बीच डस्टर इसलिए इतना पॉपुलर हुई थी क्योंकि ये कम प्राइस पर बड़ी SUV वाली फील देती थी। पर इतना कुछ मस्त होने के बाद भी रेनॉ वालों ने डस्टर को डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? बाकी गाड़ियों की तरह इसके भी सेल्स कम हो गए थे, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे मार्केट में SUV स्पेस में बढ़ता हुआ कंपटीशन। 2017-18 के टाइम पर यह कंपटीशन और भी खतरनाक हो गई थी। कोरियन SUVs अब सेगमेंट को लीड करने लगे थे। Hyundai क्रेटा और बाद में आने वाली Kia Seltos जैसी गाड़ियों ने डस्टर का पूरा मार्केट ही खराब करके रख दिया। कार बायर्स डस्टर को छोड़ के कोरियन SUVs के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि उसमें ज्यादा बेहतर फिट एंड फिनिश
फिनिश मिलता था, उनमें इंजन की रिफाइनमेंट और भी ज्यादा बेहतर थी कंपेयर टू रेनॉल्ट डस्टर। उनमें फीचर्स तो भरे पड़े थे, साथ ही कोरियन एसयूवीज मॉडर्न डिजाइन के साथ भी आते थे, लेकिन रेनॉल्ट वालों ने डस्टर को कभी उसके कंपटीशन के हिसाब से अपडेट नहीं दिया, जिसके वजह से टाइम के साथ डस्टर के सेल्स बहुत कम हो गए। और बाद में BS6 जब इंडिया में आई तो पोलो की तरह डस्टर को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रेनॉल्ट वाले अब नए गाड़ियों पर फोकस करना चाहते थे, क्योंकि ह्यूंडई की क्रेटा कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट को खाकर बैठी थी। उनको अब किसी और सेगमेंट में गाड़ियां लॉन्च करनी थी, जिसके वजह से उन्होंने बाद में काइगर जैसे गाड़ियों को उतारा। पर इन सब के चक्कर में डस्टर इंडियन मार्केट को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अगली गाड़ी जिसे इंडियन कार मार्केट से कभी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए था, वो है मारुति किजाशी। कार एंथुसियास्ट के बीच आज भी ये गाड़ी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये मारुति के बाकी गाड़ियों की तरह नहीं थी, ये बहुत अलग थी। ये एक प्रीमियम मिड साइज सीडान थी, जिसे मारुति वालों ने सिर्फ 3 सालों के लिए इंडियन कार मार्केट में बेचा था। कहने का मतलब मारुति वालों ने किजाशी को इंडिया में 2011 के टाइम पर लॉन्च किया और फिर 2014 में इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि किजाशी आखिर थी क्या। इसमें आपको 2.4 लीटर्स की DOHC पेट्रोल इंजन देखने को मिलती थी, जो 178 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी। सही सुना आपने, 178 PS। किजाशी में आपको 6 स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था। किजाशी का परफॉर्मेंस इतना नेक्स्ट लेवल था कि मैं क्या ही बताऊं। ऊपर से मारुति वालों ने किजाशी में ऑल व्हील ड्राइव भी ऑफर कर दिया था, जिसकी वजह से किजाशी की हैंडलिंग और ड्राइविंग हाईवेज पर और भी ज्यादा इनहांस हो गई थी। मारुति वाले किजाशी से मार्केट में ऑलरेडी बिकने वाले मिड साइज सीडान्स जैसे होंडा अकॉर्ड और टोयोटा कैमरी को कम्पीट करना चाहते थे, इसलिए किजाशी की प्राइसिंग भी थोड़ी प्रीमियम रखी गई थी। इनफैक्ट ये इंपोर्टेड भी थी, ये गाड़ी बाहर से आती थी। उस टाइम पर मारुति वालों ने किजाशी को 16 लाख के दाम पर लॉन्च किया था। किजाशी अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत वैल्यू प्रोवाइड करती थी। इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स से लेकर इंटीरियर्स तक सब कुछ फर्स्ट क्लास था, लेकिन फिर किजाशी के सेल्स कम क्यों हो रहे थे इंडिया में? सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे जो है वो है मारुति को कभी किसी ने एज ए प्रीमियम कार मेकर कंसीडर ही नहीं किया। लोगों के माइंड में मारुति मतलब सस्ती और वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां ही सेट हो चुकी है। इनफैक्ट एक दिक्कत और भी था किजाशी के साथ, इसमें डीजल का ऑप्शन मिलता ही नहीं था। जिस सेगमेंट में कार बायर्स अक्सर डीजल लेना पसंद करते हैं, उस सेगमेंट में किजाशी ने कभी डीजल ऑफर ही नहीं किया। वीडियो का ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए है जो मारुति सुजुकी के सस्ते क्वालिटी के गाड़ियों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं। जब मारुति ने किजाशी जैसी कमाल की गाड़ी को लॉन्च करा इंडिया में, जिसका बिल्ड क्वालिटी बहुत मस्त था, जो मारुति की गाड़ी जैसी फील ही नहीं होती थी, तब तो आपने उस गाड़ी को लिया नहीं। और अब आप मारुति की खराब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो। इस पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये गाड़ी बहुत कम टाइम के लिए इंडिया में बिकी थी, पर इससे हमें ये पता चलता है कि मारुति जैसी कंपनी भी कमाल की गाड़ियां बना सकते हैं। किजाशी आज तक कार एंथुसियास्ट की फेवरेट है और हमेशा रहेगी। अगली गाड़ी जो हमारे लिस्ट में है वो भी टाटा मोटर्स की तरफ से ही आती थी पहले, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था आज से 2 महीना पहले, जिसपे 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो सुमो की बुराई कर रहा था, क्योंकि ये गाड़ी कुछ थी ही ऐसी। किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ आपको टैक्सी के तौर पर सिर्फ सुमो ही देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज भी सुमो किंग है। असम पुलिस डिपार्टमेंट तो आज तक सुमो का इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए क्योंकि सुमो की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल थी। हालांकि सुमो में 4x4 देखने को नहीं मिलता था, जो कि सिर्फ आर्मी वाले वर्जन में आता था, पर फिर भी ये 10 लोगों को बैठाकर खराब से खराब रास्तों पर आराम से निकल जाती थी। टाटा मोटर्स ने 90s के टाइम पर सुमो को लॉन्च किया था इंडिया में। सुमो के वैसे तो बहुत सारे राइवल्स आए और गए इंडियन कार मार्केट में, जैसे टवेरा हो गई, क्वालिस हो गई, लेकिन एक राइवल सुमो की ऐसी थी जिसने टाटा मोटर्स को धूल चटा के रख दिया इस सुमो वाले सेगमेंट में। अगर आपको पता है मैं कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं तो कमेंट करके बताओ। 2019 में टाटा मोटर्स ने फैसला लिया कि अब हम सुमो को और नहीं बेचेंगे और इसे अब बंद कर देंगे, क्योंकि एक तो सेल्स इसके बहुत कम थे, ऊपर से BS6 नॉर्म्स का खर्चा सुमो जैसी गाड़ी पर करके कोई फायदा नहीं था। सुमो बहुत आउटडेटेड हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स सुमो को टाइम टाइम पर अपडेट नहीं करते थे, लेकिन इसकी जो राइवल थी ना, उसने पूरा मार्केट कैप्चर करके रख लिया था, जिसके वजह से अल्टीमेटली सुमो को हमेशा के लिए बंद होना पड़ा। कल की बात है, रास्ते पर मैंने एक सुमो विक्टा देखा और फिर मेरे मन में आया कि यार ये गाड़ी बंद क्यों हो गई। टाटा मोटर्स अगर पॉसिबल हो सकता है तो सुमो को फिर से एक बार लॉन्च करो, वही पुराने लुक्स के साथ। अगली गाड़ी जो हमारे लिस्ट में है वो आज के टाइम पर इंडियन मार्केट में तो नहीं बिकती है, लेकिन ये इंटरनेशनली अभी भी सेल पर है, और ये गाड़ी है होंडा सिविक। ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसने इंडिया में प्रीमियम सीडान मार्केट का पूरा सीन चेंज करके रख दिया था। 2006 में जब सिविक को पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया था तो लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सिविक जैसी प्रीमियम सीडान कभी पहले देखा ही नहीं था। होंडा सिविक डिजाइन के मामले में बहुत मस्त थी, होंडा सिविक परफॉर्मेंस के मामले में बहुत मस्त थी, होंडा सिविक टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत मस्त थी। इसमें आपको 1.8 लीटर्स का iVTEC पेट्रोल इंजन देखने को मिलता था, जो 132 PS की पावर डिलीवर करती थी। या तो आपको 5 स्पीड मैनुअल मिलता था या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था इसके साथ। होंडा सिविक की इंजन किसी जेम से कम नहीं थी। स्मूथ परफॉर्मेंस, हाई रेविंग नेचर और एक्सेप्शनल रिलायबिलिटी की कॉम्बिनेशन थी। डीजल कार बायर्स के लिए होंडा ने सिविक के अगले वाले जनरेशन में 1.6 लीटर्स की iDTEC इंजन ऑफर किया था, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी तो इनहांस हुई थी, साथ ही वो डीजल इंजन होंडा के सिग्नेचर रिफाइनमेंट को भी रिटेन करती थी। लेकिन इस लिस्ट में बाकी गाड़ियों की तरह एक टाइम आया जब सिविक का भी टाइम खराब चलने लगा। प्रीमियम सीडान कार मार्केट
अब बहुत नीश हो चुकी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग एसयूवीज की तरफ जा रहे थे। साथ ही सिविक की महंगी प्राइस और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक रीजन था, जिसके वजह से इंडियन सिविक को इग्नोर करने लगे थे। और बाद में जो नहीं होना था वही हुआ। होंडा ने अपने इंडिया ऑपरेशंस वाले प्लांट्स को रीस्ट्रक्चर किया पूरा, जिसके वजह से उनके ग्रेटर नोएडा वाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शट डाउन कर दिया गया। साथ ही सिविक को भी हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगली और सबसे लास्ट गाड़ी जिसे इंडियन कार मार्केट से कभी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए था, वो है मारुति जेन। 90s के टाइम पर मारुति वालों ने इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया था और कुछ ही टाइम के अंदर ये बहुत पॉपुलर भी हो गई थी, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इसकी परफॉर्मेंस। मारुति जेन में आपको 1 लीटर्स की ऑल एल्यूमिनियम पेट्रोल इंजन मिलती थी, जो करीब 50 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी। ये पावर फिगर सुनने में आपको कम जरूर लग सकता है, लेकिन क्योंकि मारुति जेन की बिल्ड बहुत हल्की थी, इसलिए चलाने में अंडर पावर बिल्कुल भी फील नहीं होती थी। मारुति जेन का साइज बहुत कॉम्पैक्ट था, इसकी स्टाइलिंग भी बहुत मस्त थी और परफॉर्मेंस तो पूछो ही मत। 90s के टाइम पर जहां बाकी हैचबैक्स बहुत बोरिंग से लगते थे दिखने में, वहीं मारुति जेन बहुत मॉडर्न और प्रीमियम फील होती थी। मारुति जेन की एरोडायनेमिक शेप और इसके हेडलाइट्स के वजह से इसको एक स्पोर्टी सा लुक मिलता था, जिसके वजह से ये 90s के टाइम पर यंग लोगों की फेवरेट गाड़ी बन गई थी। अगर आपको ये लग रहा है कि जेन की परफॉर्मेंस की वजह से इसकी माइलेज खराब हो गई होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मारुति जेन माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती थी। मारुति जेन इतनी वर्सेटाइल थी कि कुछ लोग इसे एज अ डेली ड्राइवर यूज करते थे और कुछ लोग इसे एज अ स्ट्रीट रेसर यूज करते थे। लेकिन मिड 2000s में हैचबैक की सेगमेंट और भी कॉम्पिटिटिव हो गई थी। नए गाड़ियां बेहतर फीचर्स के साथ आने लगे थे, जिसमें सेफ्टी भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती थी। मारुति वालों ने खुद से ही स्विफ्ट और वैगन आर जैसे मॉडल्स को लॉन्च कर दिया, जो जेन की डायरेक्ट कंपटीशन थी। और क्योंकि अब इंडियंस को ऊंची गाड़ियां चाहिए थी जिसका इंटीरियर स्पेस ज्यादा हो, इसलिए मारुति जेन को लोग अब भूलने लगे थे। 2006 में मारुति ने डिसाइड किया कि अब जेन को डिसकंटिन्यू करते हैं और इसकी जगह जेन एस्टीलियो लॉन्च करते हैं, जो सारे मॉडर्न फीचर्स के साथ आएगा। लेकिन ये गाड़ी मारुति जेन जितनी पॉपुलर नहीं हुई और बाद में इसे भी बंद कर दिया गया। मारुति जेन अब तो एग्जिस्ट नहीं करती है, पर हम सब कार लवर्स के दिल में ये गाड़ी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। और अगर आपको ये देखना है कि अमेरिकन को महिंद्रा थार क्यों पसंद है, तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप देख सकते हो।